नमस्कार, डीटीवी भारत के खास कार्यक्रम हेल्थ केयर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। हेल्थ केयर में हम आपको बताते हैं कि तमाम रोगों से आपको कैसे लड़ना है। हमारे साथ हमेशा एक खास मेहमान, एक चिकित्सक या फिर विशेषज्ञ मौजूद रहते हैं जो कि आपको रोगों से लड़ने की क्षमता बताते हैं, उससे जुड़ी जानकारी बताते हैं। अब हम बात करेंगे कोरोना महामारी की। बिल्कुल वैश्विक महामारी कोरोना से पूरी दुनिया लड़ रही है और जिस तरह से कोरोना का रफ्तार बढ़ रहा है, लोगों के मन में एक बार फिर से डर बढ़ गया है। और इसी सिलसिले में हम आप पहुंचे हैं एनएमसीएच के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह के पास, जो कि हमें बताएंगे कि कैसे कोरोना की कहर से बचा जा सके। जितनी लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं उससे कैसे सावधान रहे, किस तरह से कोरोना का प्रकोप पूरे बिहार में फैल रहा है। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे अपने खास मेहमान डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीटीवी भारत में। धन्यवाद। और जिस तरह से एक बार फिर से कोरोना की दूसरी लहर पूरी दुनिया को अपने चपेट में लेने को एक बार फिर से तैयार हो चुकी है। और अगर बात करें कोरोना की, तो कोरोना ने बिहार को भी अपने जद में ले लिया है और सर्वाधिक मरीजों की कह सकते हैं एक लंबे समय के बाद लगातार पुष्टि हो रही है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है? बिल्कुल, पिछले विगत दिनों में देख रहे हैं कि पुनः 22 मार्च के बाद ये फिर रिपीट के तरफ बढ़ रहा है कोविड। और इधर हम देख रहे हैं कि 22 मार्च के ही शुरू से ही बढ़ोतरी हो रही है संख्या में। पहले महाराष्ट्र में बढ़ा, महाराष्ट्र में तो विस्फोट जैसा आ गया है कई राज्यों में। बिहार में भी आज के डेट में हम देखें तो प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उसके पीछे का भी कारण है कि जांच की भी कैपेसिटी जो है उसको भी बढ़ाया गया है। प्रत्येक जिला में जो क्षमता है उससे ज़्यादा किया गया है। पूर्व में तुरंत होली पर्व बीता है। होली पर्व में कई राज्यों से लोग बाहर से आए हुए थे, तो कई राज्यों से अलग से जब आए तो ये संदेशा था, सरकार को ये संदेशा था कि हो सकता है कि बाहर से लोग आ रहे हैं तो ये और स्प्रेड करेंगे। तो इसलिए सरकार पहले से मुस्तैद थी और जो जांच की क्षमता है उसको बढ़ा दिया गया। जांच की क्षमता को बढ़ाया गया, फिर कोविड यहाँ मरीज भी दिखने को लेकर सरकार मुस्तैद हो गई है। सभी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, पीएचसी लेवल पे जांच अभियान शुरू है और उनकी इलाज के लिए व्यवस्थाएं भी मुकम्मल कर दी गई हैं। और यदि हम बात करें कोरोना की, तो कोरोना ऐसी खबरें आ रही हैं कि पिछली बार भी कोरोना अप्रैल मई में ज़्यादा पीक पे आया था और इस बार भी ऐसा हो रहा है कि अप्रैल मई के दौरान कोरोना जो है वो अपनी चरम पर है। तो क्या कहीं ना कहीं इसमें मौसम का भी लिंक है? क्या गर्मी में कोरोना बढ़ती है? क्योंकि क्या ये मिथ है या फिर इसमें सच्चाई है? देखिए, बिल्कुल सही बात है। पिछली बार भी जब मार्च में शुरू हुआ, पहला केस बिहार में भी इसी समय आया था 22 मार्च के बाद। उस समय नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को डेडिकेटेड अस्पताल बिहार का वो घोषित किया गया। 22 या 23 मार्च को पहला राहुल करके मरीज हमारे यहाँ आया। तो और वही समय फिर अभी शुरू हो गया है। तो ये तो अभी चल रहा है इस पे विषय कि मौसम का या फिर इसी समय क्यों बढ़ गया, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इन्फ्लुएंजा टाइप का इसमें है, सर्दी खांसी जुकाम बढ़ रहा है तो सर्दी के मौसम में ज़्यादा ये बढ़ेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये मार्च में और गर्मी के दिनों में फिर रिदम पे आ गया है। जैसे जो पिछले बार का जो आंकड़ा था, ये देखा जा रहा है कि उससे ज़्यादा ये भयंकर रूप ले रहा है। तो ये मौसम को लेके थोड़ा सा इस पे अभी चल रहा है ऊपर से जैसे जो जानकारी आएगी। लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं है कि मई में और जून में गर्मी के दिनों में हुआ तो फिर इस साल गर्मी में हो रहा है। लेकिन हाँ, पिछले बार से ज़्यादा पिकअप और ज़्यादा रिदम में ये आया है, ये निश्चित रूप से है। बिल्कुल। अब फिर से एक बार कोरोना, और इसको कोरोना की दूसरी लहर भी कही जा रही है। तो पहली जो लहर थी कोरोना की, उसमें एक लक्षण था एसिम्प्टोमेटिक, उसको कहा जा रहा था, जिसमें कोई लक्षण नहीं है, उसे भी कोरोना के खतरे का आसार था। तो इसमें भी क्या कोई ऐसा साइन है? और एसिम्प्टोमेटिक की हम बात कर रहे हैं, तो अगर कोई ऐसा शख्स है जिसे एसिम्प्टोमेटिक लक्षण है, तो कैसे पता चले कि उसे कोरोना है? देखिए, एसिम्प्टोमेटिक का अर्थ हो रहा है कि अगर वो कोविड पॉजिटिव हो रहा, जांच कराने गया, अगर उसके कोई सिम्टम नहीं है, सिम्टम मीन्स कि जो कोविड के सिम्टम्स आ रहे थे, सर्दी खांसी जुकाम, फिर कुछ दिनों के बाद ये सिम्टम नया आया, सूंघने की क्षमता को ख़त्म हो जाना, तो ये उसके लक्षण थे कोविड के। तो ऐसे लक्षण, जिसको सूंघने की क्षमता खत्म हो गई हो, फीवर नहीं आ रहा, उसको सर्दी खांसी नहीं है, सांस में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन अगर वो जांच करा रहा, पीसीआर करा रहा तो वो पॉजिटिव निकल जा रहा, तो वो एसिम्प्टोमेटिक थे। ऐसी संख्या ज़्यादा थी, क्योंकि है क्या कि शरीर की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कोविड कितना मजबूती से आपके बॉडी में जा रहा है। अगर हम मजबूत हैं,
जैसे टीबी का बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी में टीबी का अगर वायरस आ गया बैक्टीरिया तो बहुत दिनों तक बॉडी में रहता है, और वो सुसुप्त अवस्था में, उसको बोलते हैं कि शांति अवस्था में बॉडी में वो रहता है। और जैसे आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज घटेगी, जैसे आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज करेगी, टीबी का बैक्टीरिया आप पे हावी हो जाएगा, तो फिर टीबी के लक्षण आप में दिखने लगते हैं। तो इम्यूनिटी जैसे अगर कमज़ोर आपकी है तब तो उसको सिम्टम तुरंत दिख गया। अगर इम्यूनिटी जिसको कमज़ोर है तो वो एसिम्टोमेटिक रहता है। अगर किसी न किसी कोविड मरीज के कांटेक्ट में आ गया, वो उसके कांटेक्ट में आ गया, तो फिर वो उसके अंदर वो वायरस आ जाता है, लेकिन उसकी इम्यूनिटी मजबूत होने के कारण वो एसिम्प्टोमेटिक रहता है। तो बचाव है। हमको आज जो बार बार ये सरकार का चल रहा है कि हमें दूरी बना के रखना, दूरी को बिल्कुल पालन करना है। शुरू से ये बातें आ रही है 2 गज दूरी, तो हम दूरी मेंटेन करें। और ये अब तो ऐसा हो रहा है ना कि इसको लाइफस्टाइल में लाना पड़ेगा। हम बैंक में जा रहे हों, रेस्टोरेंट में जा रहे हों, यात्रा कर रहे हों, तो इन सब जगह मास्क तो अनिवार्य है। मास्क तो अब अनिवार्य ही कर देना है, क्योंकि मास्क क्या क्या है, और एक जन जागृति का चीज़ है। मास्क पुलिस के डर से, प्रशासन के डर से जनता लगा रहा। मास्क का मुख्य उद्देश्य है कि जब वो कभी छींक आए, खांसी आए, तो मास्क कंटिन्यूटी रखे उसमें। नहीं तो अभी भी देखा जाता है, कई वैसे वीडियो आते हैं जब छींक और खांसी आती है तो लोग मास्क हटा के और छींक लेते हैं और फिर मास्क चढ़ा लेते हैं। बात करते हैं तो मास्क हटा लेते हैं। ये बिल्कुल ये चीज़ को और हमें अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। मास्क लगाने का उद्देश्य है कि हम जो मेरे मुंह से जो वायरस निकल रहे हैं या सामने वाले से जो छींक रहा है तो वो उसको रोके। मास्क का काम क्या है, वो कैप का काम कर रहा है, और नाक और मुंह के माध्यम से वायरस जाने का डायरेक्ट ऑप्शन है। तो उसको बचाव और ये दूरी जो है 2 गज की दूरी को अभी पालन करना है, और फिर हम लोग आगे इस पर लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर जीतेंगे। और अभी 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ये कितना कारगर साबित हो रहा है? बिल्कुल यही ही उद्देश्य, ये जो मंत्र है ये मूल मंत्र है, कोविड का मूल मंत्र है 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। वैक्सीन की बात चल रही है। वैक्सीन देने के लिए सरकार अब पहले मेडिकल कॉलेज में देता था, फिर कुछ प्राइवेट अस्पतालों में देना शुरू हुआ। आज के डेट में पीएचसी लेवल से नीचे गांव तक जो छोटे छोटे केंद्र बने हुए हैं, वहाँ तक गांव में भी कोविड वैक्सीन दिए जा रहे हैं। कोविड वैक्सीन से लेने के बाद भी, कोविड वैक्सीन हम पहला डोज ले लिए, पहला डोज के बाद अगर दूसरा डोज लेने के 1 महीना तक भी हमें मास्क और ये 2 गज दूरी अनिवार्य है। ऐसा हम ना समझे कि ले लिए हैं तो हमको दूरी नहीं बनाना है। तो ये बचाव अभी बहुत ज़रूरी है, और ये मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र को आगे लेके अभी चलने की आवश्यकता है लंबे समय तक। वैक्सीनेशन के बाद भी कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि दोनों डोज वैक्सीनेशन ले लिया, वैक्सीन ले लिया, उसके बाद भी वो जो शख्स है उसे कोरोना हो जा रहा है, वो कोरोना का शिकार हो जा रहा है। तो ये कैसे संभव है कि वैक्सीनेशन, क्योंकि वैक्सीनेशन हम इसलिए ही लगवा रहे हैं कि हम कोरोना से सुरक्षित रह सके, और वैक्सीनेशन के दोनों डोज लेने के बाद भी वो शख्स कोरोना के चपेट में आ जा रहा है, तो ये कैसे संभव है? बिल्कुल, ये बिल्कुल ही चर्चा का विषय है, और इस पर लोग अपना क्वेश्चन उठा रहे हैं, कई तरह से क्वेश्चन उठा रहे हैं। उसमें इधर मैक्सिमम केस हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि मैं एनएमसीएच में हूँ, एनएमसीएच में भी कई डॉक्टर पॉजिटिव हो गए, पीडिया में हो गए, स्किन बीडी में हो गए। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो सेकेंड डोज लिए हैं तो उसके 10 दिन, 15 दिन, 14 दिन के अंदर वाले लोग मैक्सिमम हो रहे हैं, क्योंकि जो इम्यूनिटी डेवलप करेगा, एंटीबॉडी जो बना रहा है ये वैक्सीन, उसका मान के चलिए 25 से 30 दिन, 1 महीना के बाद वो बॉडी में फुल फेज में वो एंटीबॉडी बना रहा है। तो हमें इंतजार करना है। ऐसा नहीं है कि हम वैक्सीन ले लिए तो हम सुरक्षित हो गए, ऐसा नहीं है। वैक्सीन लेने के बाद भी आप में होने की क्षमता कम हो जाएगी। कोविड से संक्रमण होने की क्षमता जो 100% है, तो हम मान के चलते हैं कि उसमें प्रतिशत की संख्या घट जाएगी। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वैक्सीन ले लिए तो अब हम सुरक्षित हो गए, कहीं भी आज़ादी से घूम सकते हैं, मास्क हटा देंगे। तो ये संभव नहीं है कि आप उससे बच सकते हैं। अभी हमको वैक्सीन लेने के बावजूद भी जो प्रिकॉशन हम कर रहे हैं वो कंटिन्यू करना है। बिल्कुल, वैक्सीन लेने के बाद भी आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना का खतरा कुछ दिनों तक तो जारी ही है। और यदि हम बात करें वैक्सीनेशन की, हमने बात की, कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है, तो दूसरी लहर में क्या कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, दूसरी जो लहर है उसमें भी अभी यही सिम्टम आ रहे हैं। जो पिछली बार जो सिम्टम थे, सर्दी, खांसी, बुखार, वही सिम्टम है, और ये लहर बहुत तेज़ी से है।
ऐसा नहीं है। इसमें जो स्प्रेड की क्षमता है ना, वो पिछले बार से ज़्यादा ऐसा हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है। ऐसे जो मैसेज आ रहे हैं, चाहे जो भी केसेस आ रहे हैं, वो स्प्रेड करने की क्षमता वो ज़्यादा है। तो हमको बचाव ही केवल एक उपाय है। इससे जितनी हम जो राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य विभाग और गाइडलाइन WHO का जो भी गाइडलाइन मिले हुए हैं, तो वो उसको हमको फॉलो करना ही एक उपाय है। इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। इम्यूनिटी हमारी मजबूत रहे, शरीर से रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, दूसरी बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है, वो हमारी बॉडी डेवलप करती है। तो उसके लिए जो और कुछ भी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, आसन है, योगासन, प्राणायाम, ये सारे चीज़ जो बताए जा रहे हैं, आयुष विभाग भी उसका अलग अलग गाइडलाइन समय समय पे देता रहता है। मैं मानता हूँ कि उन चीज़ों को भी इसमें बढ़ोतरी करना चाहिए। जिस तरह से इम्यूनिटी डेवलप हो वो कार्य करना इस समय के लिए आवश्यकता है। बिल्कुल, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ कार्य करने की ज़रूरत है। और कोरोना को लेकर क्या कुछ खान पान होना चाहिए, क्या कुछ और नियमों का पालन करना चाहिए, ये सब हम जानेंगे डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह से, NMCH के नोडल अधिकारी डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह के पास। और हम जान रहे हैं कि कैसे कोरोना से बचाव किया जाए, किन किन नियमों का पालन किया जाए, कैसे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले हम फिर से एक बार इनके पास जाएंगे और इनसे बात करेंगे कि इम्यूनिटी बढ़ाने की बात हो रही है। जब से कोरोना का लहर चला, 1 साल करीब हो चुके हैं इसको, और लगातार यही कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी बढ़ाएंगे तो ही हम कोरोना से बच सकेंगे। ये भी एक ऐसा पहलू है कि इम्यूनिटी अगर आपका स्ट्रांग रहेगा तो कोरोना से हम बच सकेंगे। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कुछ तरीके अपनाने चाहिए? देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खासकर आयुर्वेद में अगर हम देखते हैं या अपने खान पान में देखते हैं, तो ऐसा मानते हैं हम लोग, अभी जैसे कोविड के सारे मरीज को लिमसी हम लोग दे रहे थे, विटामिन सी की गोली नेसेसरी था, सब गाइडलाइन भी था, लिमसी देना है, विटामिन सी की गोली देनी है। तो हम तो ये कोशिश करेंगे कि जो हम जिस चीज़ों से, जिस खाना पदार्थ से हमको विटामिन सी उपलब्ध हो रहा, मिल रहा है, उसका सेवन हम ज़्यादा करें। जैसे नींबू हो गया, संतरे हो गए, तो इसको हम डेली सुबह में अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो ये इम्यूनिटी डेवलपमेंट में काम करेगा। दूसरा विषय है कि एक माना गया है कि ठंडा पेय पदार्थों से बचना। कोको कोला, स्प्राइट, जितने ये पेय पदार्थ हैं, ये शुरू से ही वर्धित है और आज के डेट में उससे बचना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम सुषुम पानी पीते हैं तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इम्यूनिटी कहीं ना कहीं पेट से भी रिलेटेड है। हमारा अगर डाइजेशन सिस्टम सही है तो हमारी इम्यूनिटी भी मजबूत होगी, लीवर फंक्शन सही है तो इम्यूनिटी भी मजबूत होगी। तो ये सारे वर्क जो हैं उससे रिलेटेड हमको करना होगा अगर हम नींबू का सेवन कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम सुषुम पानी का कंटिन्यूटी में रखते हैं, पेय पदार्थ जो होते हैं स्प्राइट, कोक कोला, उससे हमें बचना आवश्यक है। खाना लें तो ये भी रखना है कि प्रायः देखते हैं हम लोग कि बासी खाना का उपयोग लोग फ्रीज में रख के 2-2, 3-3 दिन का, उससे भी थोड़ा सा हमें बचने की आवश्यकता है। गर्म खाना खाएं, सही खाना खाएं और सुपाच्य खाना लें, तो इससे इम्यूनिटी हम बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि एक एक्सरसाइज और व्यायाम, ये हमारे लाइफ स्टाइल में आधे घंटा डेली हमें रखना ज़रूरी है। सुबह का मॉर्निंग वॉक हो गया, या उसके साथ हम कुछ अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा कारगर है। खान पीने के साथ अगर हम अपना कंटिन्यूटी रखें आधे घंटा 1 घंटा, तो ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा। इसके अलावा बीच में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे मार्केट से ऐसा पिछले बार आ रहा था कि विटामिन सी की गोली ही शॉर्टेज कर गई। तो ठीक है, अगर आप विटामिन सी नहीं खाते हैं तो उसके साथ जो प्राकृतिक रूप से हमें विटामिन सी मिल रहा है उसका उपयोग करें। इस तरह से खाना खाने से, पौष्टिक खाना लें तो हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल, पौष्टिक खाना वैसे तो ये आप रोज़ भी आप कर सकते हैं। कोरोना के अलावा भी ये काफ़ी कारगर होता है, लेकिन कोरोना की लहर है तो इसमें आपको इन बातों का खास ख्याल रखना होगा। गर्म पानी बहुत ज़रूरी है, सुसुम पानी का सेवन आप ज़रूर करें। ठंडे पदार्थों से बचें, जो केमिकल की चीज़ें हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक से भी आप बच सकते हैं, उनका सेवन भी आप कम ही करें, क्योंकि इन सब चीज़ों से भी खतरा है। और हम आगे भी बात करेंगे। लक्षण की हम बात कर रहे थे
एसिम्टोमेटिक लक्षण में कुछ भी पता नहीं चलता है, और लक्षण भी होते हैं जैसे बुखार, खांसी, ये भी कोरोना के लक्षण हैं। तो कोरोना के अहम लक्षण क्या हैं, और जिन्हें एसिम्टोमेटिक लक्षण है, मतलब जिनमें पता ही नहीं है कि लक्षण है लेकिन उन्हें कोरोना है, तो ऐसे शख्स को कैसे पता चलेगा कि वो कोरोना के शिकार हैं, किस तरह से वो अपना बचाव करेंगे? दो विषय है आपके साथ। पहला है कि लक्षण के बारे में। तो लक्षण तो हम मानते हैं कि जो कोविड का लक्षण पिछली बार था, सर्दी, खांसी, बुखार और महक चले जाना, सुगंध हट जाना, या कोई टेस्ट हट जाना, तो अगर ऐसे सिम्टम दिखते हैं, जरूरी नहीं है कि अगर हमको फीवर आ गया तो मैं कोविड पॉजिटिव हो गया, लेकिन अगर ये कंटिन्यू है, सर्दी कंटिन्यू है, खांसी कंटिन्यू है, सांस लेने में हमको परेशानी हो रही है, या फिर हमें सुगंध पता नहीं चल रहा, खाना का टेस्ट नहीं पता चल रहा, और चीनी खा रहे हैं या मीठा खा रहे हैं तो उसका टेस्ट समझ में नहीं आ रहा है, या सुगंध खत्म हो गया, टेस्ट और सुगंध दोनों, तो हमें ये मानना चाहिए कि हम तुरंत RT-PCR कराएं, अपनी जांच कराएं। और जांच कराने की जो स्थिति है, कंटिन्यू जांच हो रहे हैं, छोटे लेवल से लेके मेडिकल कॉलेज तक, PHC से लेके MCH तक, एक सबसे जो निचला स्तर है वहाँ से लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल तक जांच की सुविधा है। बहुत आसानी से जांच होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट जांच होता है। तो बेहिचक होकर कोविड का जांच करा लें। अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा, फिर हम उसके हिसाब से हम या तो क्वारंटाइन हो जाएंगे, आइसोलेट हो जाएंगे, तो हम दूसरे किसी को नहीं फैलाएंगे। दूसरी बात है आइसोलेट, जो आप कह रही हैं एसिम्टोमेटिक की, कि एसिम्टोमेटिक है उसको पता नहीं चल रहा। अगर मान लीजिए किसी पॉजिटिव के कांटेक्ट में वो आ गया, मुझे पता हो गया कि मैं पॉजिटिव हो गया और मेरे से कांटेक्ट में जितने लोग आए, हो सकता है कि वो एसिम्टोमेटिक हों, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से सतर्क होकर अपनी जांच करानी चाहिए। जांच कराएंगे अगर सिम्टोमेटिक हैं, अगर उन्हें पता है कि मैं कोविड पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आ गया हूं, अगर वो एसिम्टोमेटिक हैं तो जांच कराएं, तो उनको पता चलेगा कि मैं कोविड हूं। यही पता करने का ऑप्शन है। अगर संपर्क में आप आ गए हैं, कोविड पेशेंट के संपर्क में आ गए हैं, फिर भी लक्षण आपको कोविड का नहीं दिख रहा, उसके बावजूद भी आप जाँच करवाएं, तो अगर आप पॉजिटिव होंगे तो आपको पता चलेगा। और बच्चों में भी कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा है, लेकिन बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे में बच्चों में जो कोरोना का खतरा है उससे कैसे बचें? देखिए, माना गया है कि बच्चों का केस बहुत कम रहा है। पिछले बार भी अगर आप प्रतिशत देखें तो बच्चों में बहुत कम केस रहे, क्योंकि बच्चों में इम्यूनिटी ऐसे ही अच्छी रहती है। उसके पहले भी ये भी माना गया, कई सारे वैक्सीनेशन उनको हम लोग VCG का और इस सब निमोनिया का वैक्सीनेशन वो लोग लिए रहते हैं तत्काल में, 5 साल 7 साल तक के बच्चे के नीचे के, तो वो भी डेवलप उसके बॉडी में रहता है। उससे ये भी बीच में आया था ये विषय कि वो कई सारे वैक्सीन लिए रहते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा के लिए रहते हैं, तो उन सबको ये कम हुए। तो बच्चों में तो कम है, लेकिन अगर बच्चे भी हमारे साथ जा रहे हैं तो हम उन्हें भी मास्क पहनाने का कोशिश करें। यह तो कोशिश तो करें कि वो बाहर ना जाएं पार्क में। धीरे धीरे तो अब देख रहे हैं कई जगह पार्क भी बंद हो गए, भीड़ भाड़ के कार्यक्रम भी स्थगित कर दिए गए हैं, बिहार सरकार भी स्थगित कर दिया है, तो भीड़ भाड़ के में बच्चों को न ले जाएं। तो ये एक यही उपाय है कि अभी हम घर में ही रखें तो सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल। और कोरोना से होने वाली मौत की बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोरोना से मौतें हुई हैं इस बार, पूरे विश्व में कोरोना से कई लोग ज़िंदगी हार चुके हैं। तो सवाल ये भी बहुत सारे आ रहे हैं कि कोरोना में आखिर मौत किसकी होती है? उनकी जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं या सामान्य लोग की भी मौतें होती हैं? प्रायः ऐसा देखा गया है कि जिसके साथ कोमॉर्बिडिटी है, कोमॉर्बिडिटी मतलब वो शुगर पेशेंट हैं पहले से ऑलरेडी, कार्डियक पेशेंट हैं, कैंसर के मरीज हैं, अगर वो पॉजिटिव हो गए, HIV एड्स के पॉजिटिव हैं, तो HIV एड्स के मरीज के ऐसे ही इम्यूनिटी जो होती है सबसे कमज़ोर हो जाती है। उनमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वही ख़त्म हो जाता है HIV एड्स के मरीज को। तो और ये जो है कोविड है, ये भी इम्यूनिटी को ही ख़त्म करता है। तो ऐसे मरीज की ही ज़्यादा डेथ हुआ। जो भी डेथ हुए उसमें ज़्यादा जिनके साथ शुगर, कार्डियक पेशेंट थे, कैंसर के पेशेंट थे, टीबी से जो मरीज थे, टीबी के जो मरीज हैं, वैसे लोगों की ही डेथ ज़्यादा हुई। या दूसरा एक फैक्टर था ओल्ड एजर्स, जिनकी हम देखें अगर प्रतिशत तो 50 के ऊपर, 60 के ऊपर, 50 और 60 के ऊपर के जो मरीज हैं उनकी मौत ज़्यादा हुई है। तो खासकर जो कोमॉर्बिडिटी है, जिनके साथ पहले से कोई बीमारी है, उन्हें तो निश्चित रूप से बचने की आवश्यकता है। इसीलिए भारत सरकार ने जब वैक्सीनेशन शुरू किया
तो पहले 60 साल के ऊपर के लोगों को शुरू किया, फिर असाध्य रोगी जो हैं उनको शुरू किया, उसके बाद अब 1 अप्रैल से 45 ईयर्स के ऊपर वालों को शुरू हुआ है। उसके पहले 45 ईयर्स के साथ जिनके साथ कोई बीमारी का लक्षण था उनको दिया गया, तो ये उसी रीजन के कारण ऐसा किया गया। तो वैसे लोगों को विशेष रूप से सतर्कता की आवश्यकता है जिनको पूर्व से कोई ना कोई बीमारी है। ये बहुत ज़रूरी है कि जो पहले से बीमार हैं, 4, 5, 7 जो हमने बीमारी बताया, तो वैसे लोगों को बचने की और आवश्यकता है। तो और मौत भी वैसे ही लोगों की हो रही है क्योंकि वो तो पहले ही से बीमार हैं, उनकी इम्यूनिटी शरीर की ऐसे ही ख़त्म हो चुकी है। तो और ये कोविड का प्रहार, तो फिर उनके साथ समस्या आती है। बिल्कुल। और जिनमें कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं और उन्हें होम आइसोलेट कर दिया जाता है, तो ऐसे में उन्हें क्या कुछ करना चाहिए? बिल्कुल, जो होम आइसोलेट कर दिए जाते हैं, होम आइसोलेट के अगर उनके पास व्यवस्था है, सिंगल अगर रूम है उनके पास, सिंगल टॉयलेट है, तब तो होम आइसोलेट वो हो रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं तो सरकार भी होम आइसोलेशन के लिए कई सारे आइसोलेशन सेंटर खोले हुए हैं, आप आइसोलेशन सेंटर पे भी जा सकते हैं। सभी मेडिकल कॉलेज में कोविड पेशेंट के लिए सीट अलॉटेड है, बेड सुरक्षित रखे गए हैं। आप मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एडमिट हो सकते हैं, सदर अस्पताल में भी अलॉट किए गए हैं आईसीयू बेड, वेंटिलेटर बेड और जनरल बेड। कोविड मरीज के लिए बिहार सरकार ने अलग से सुरक्षित करके रखा हो, मरीज है या नहीं है उतने सीट, जैसे नालंदा मेडिकल अस्पताल 100 बेड वहाँ सुरक्षित हैं। तो अगर आपके पास आइसोलेशन के घर में सुविधा है, सुविधा का मतलब है कि आप सेपरेट रह सकते हैं, सेपरेट टॉयलेट यूज कर सकते हैं, सेपरेट रूम में आप रह सकते हैं, तो आप होम आइसोलेट होइए। बाकी जो खाना पीना के पहले जो बात हो चुकी है वो हमने बता दिया, तो वो करिए। लेकिन अगर आपको समस्या दिखे तो बेहिचक आप अस्पताल में एडमिट हो जाइए, सरकार आपकी सारी जिम्मेवारी देखेगी, सारी व्यवस्था सरकार देखेगी। बिल्कुल। तो जो लोग होम आइसोलेट होते हैं, यानी जो घर में रहते हैं, कोरोना के लक्षण पाए जाने के बाद भी उन्हें कुछ तरीके अपनाने होंगे, कुछ नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है, नहीं तो आप अपने परिवार को भी इस महामारी के चपेट में ले सकते हैं। तो फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान नोडल अधिकारी डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह, और इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से आपको कोरोना से अपनी रक्षा करनी है, किन नियमों का पालन करना है, इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना है और बढ़ते कोरोना से लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, सावधान रहना है। तो फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये अच्छा लगेगा। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें और हमारे खास मेहमान को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।